हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आपके पेपर में 2 या 3 अंक के पूछे जाने वाले हैं। इनमें से आपके पेपर में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जो कितने अंक का होगा? 2 या 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से होंगे वो प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि चैप्टर 1 यानी पहले चैप्टर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। परासरण क्या है? वो परासरण दाब के लिए व्यंजक लिए। तो परासरण क्या होता है पहले वो बात जानते हैं। कि मान लीजिए कोई एक पात्र रखा हुआ है, ठीक है, पात्र है, इसमें क्या लगा है? अर्धपारगम झिल्ली रखी हुई है। वही लिखा है कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, कोई विलायक है, कोई विलायक है, विलायक जो पदार्थ अधिक मात्रा में होती है, शुद्ध विलायक से विलयन में, शुद्ध विलायक से किसमें? विलयन में, अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी किसी अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलायक का विलयन की ओर गति करना, या तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर गति करना, सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह होना क्या कहलाता है? प्रवाह होना परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण याद हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कीजिएगा कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और परासरण दाब का व्यंजक हो जाएगा तो पीवी बराबर NRT। जहाँ अगर बात करें तो V के लिए हम इनके नीचे पहुँचा देंगे तो क्या बचेगा? P बराबर N/V/RT। जहाँ NB बराबर क्या होता है? C यानी जो आपने चाल पढ़ी होगी उसकी होगी, तो सी चाल। तो P बराबर क्या हो जाएगा? CRT। जहाँ पर P क्या होगा? परासरण दाब, R गैस स्थिरांक हो जाएगा, V विलयन का आयतन हो जाएगा, T परमताप हो जाएगा, N विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी, और N बराबर क्या होता है? W/M। जहाँ विलेय का भार होता है और विलेय का अणुभार M हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि है कॉल राउस का नियम। आपके सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन होगा, कॉल राउस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी इसकी सीमाएं पूछ ली जाती हैं। तो देखिए अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं, अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे 2 अंक में आपका ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कॉल राउस का नियम की व्याख्या कीजिए। तो कॉल राउस का नियम होता क्या है? तो चलिए याद करते हैं, रटते हैं, आप मेरे साथ देखते रहिए। तो क्या होता है? कॉल राउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम। कॉल राउस ने क्या बताया? आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, जिसके अनुसार क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m, जो कि अनंत के रूप में होगी, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं, जो कि लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस, लैम्डा 0 प्लस और लैम्डा 0 माइनस लिखे होगा कि धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की बात होगी का कुल योग होती है। यानी क्या हो गया? जो कि लैम्डा m अनंत तनुता बराबर क्या होगा? धनायन तथा ऋणायन के योग की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी अनंत तनुता पर। ये हो जाता है कॉल राउस का नियम हो जाता है। फिर से रिपीट कर लीजिए एक बार कि कॉल राउस द्वारा क्या बताएगा कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम बताया गया। उन्होंने क्या बताया? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के कुल यानी कुल योग के बराबर होती है। तो यह हो जाएगा कि जो लैम्डा m अनंत तनुता पर बराबर क्या हो जाएगा? धनायन तथा ऋणायन के योग की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक कॉल राउस का नियम हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेरेस्ट समीकरण आपके पेपर में गारंटी से इस वर्ष आने वाला है, तो इसे आज हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि नेरेस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। चलिए तो कर देख लेते हैं। तो होता क्या है? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य
संबंध को दर्शाने वाले समीकरण नेरिस्ट समीकरण कहलाता है। किसकी भी संबंध, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य जो संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण होता है उसे नेरिस्ट समीकरण कहते हैं। फिर बताया कि जर्मन भौतिक विज्ञानी नेरिस्ट ने के अनुसार किसी ताप यानी टी पर धातु के इलेक्ट्रोड के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/m+ AQ यानी लिक्विड द्रव के रूप में होगा। तो ये हो जाएगा आपका नेरिस्ट समीकरण हो जाएगा, जहाँ पर R क्या होगा? गैस नियतांक हो जाएगा, F फैराडे नियतांक होगा और F जो 1 फैराड बराबर हो जाएगा कितना? 96,500। ठीक है, कितनी हो जाएगा? 96,500 कूलाम मोल इनवर्स हो जाएगा। T परमताप हो जाएगा और N इलेक्ट्रॉनों की प्रत्येक पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके अनुप्रयोग पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम सिर्फ इसमें अनुप्रयोग की बात करेंगे जो पेपर में 2 अंक का पूछा जा सकता है। तो पहला अनुप्रयोग क्या होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देता है। यानी कैसी बात करें कि जो Zn होता है अगर वो CuSO4 से क्रिया करे तो क्या कर देता है? ZnSO4 बना लेता है और Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। वही बता रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। कितने? उच्च विद्युत। तो जो Zn क्या है? Cu से उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है, जिसके कारण वो क्या करता है? SO4 को क्या किया? उसने विस्थापित, Cu को विस्थापित कर दिया और उसके लवण जो है SO4 को खुद ने उसके पास अपने क्या के लिए विस्थापित कर लिया। ठीक है। सेकंड देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। किसके नीचे? लोहा। आयरन के नीचे वाली जो भी धातु होगी, धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। जब भी कोई भी क्रिया होती है अपचयन किया जाता है तो किसके आधार पर? आयरन के नीचे वाली धातुओं का किसके आधार पर? हाइड्रोजन द्वारा क्या कर लिया जाता है? अपचयन किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मूल प्रभाज किसे कहते हैं। पेपर में पूछ लिया जाएगा मूल प्रभाज किसे कहते हैं। विलय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध का व्यंजक लिखिए। तो चलिए देखिए कि कैसे होगा कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है? किसी भी वाष्पशील विलय को घोला जाए तो विलयन का वाष्प दाब P0 - P/P0 आपेक्षिक अवनमन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के क्या हो जाता है? XB के बराबर हो जाता है। नहीं, XB क्या है? यहाँ पर आपका मूल प्रभाज है। वही सब क्या है? आपके वाष्प दाब की बात होगी, विलयन के वाष्प दाब की बात होगी। तो हमने क्या पढ़ा है? सूत्र क्या हो जाएगा? P0 - P/P0 बराबर XB, जहाँ XB क्या है? विलय का मूल प्रभाज है, P क्या है? विलयन का वाष्प दाब है और P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अगर हम बात की जाए तो विलयन का जो मूल प्रभाज क्या होता है? विलय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को क्या हो जाता है? मूल प्रभाज कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो N1 क्या होगी यहाँ पर? वाष्पशील विलय की मोलों की संख्या और जो विलायक के मोलों की संख्या N+ जो N2 क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। N1 क्या हो जाएगी? वाष्पशील विलय की मोलों की संख्या और N2 हो जाएगी विलायक की मोलों की संख्या। तो फिर यहाँ पर अगर आपने पढ़ा कि N बराबर क्या होता है? W/M, जहाँ पर W की बात की जाए तो कोई विलय या विलायक का भार हो जाता है। ठीक है। वही अणुभार हो जाता है। M क्या हो जाता है? अणुभार हो जाता है। तो अगर बात करें कि N1 की जगह क्या लिखेंगे हम? W1/M1 और N2 की जगह क्या लिखें? W2/M2 हो जाएगा। तो जहाँ पर क्या होगा? W1 क्या हो जाएगा? विलय का भार और विलायक का भार हो जाएगा। W2 क्या हो जाएगा? विलायक का भार। M1 क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार और M2 क्या हो जाएगा?
विलायक का अणुभार हो जाएगा यहाँ पर। ये आपके संकेतों के रूप में इसमें दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार आपके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एक बार फिर से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।